दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल को जिसका नाम है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। इसे थॉमस हार्डी ने लिखा था। इस नोवेल की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके की फैक्ट्स के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि की फैक्ट से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला की फैक्ट जो है, इसका फुल टाइटल या फिर कंप्लीट टाइटल है। इसका कंप्लीट टाइटल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ करेक्टर, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। अगर हम इसके पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो 1886 में इसको पब्लिश कराया गया था। जोनर इसका एक नोवेल है और ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी इसलिए है क्योंकि इस कहानी के प्रोटोगोनिस्ट की लास्ट में चलकर डेथ हो जाती है। सेटिंग की बात करें तो ये एक फिक्शनल टाउन कास्टरब्रिज में सेट हुआ नोवेल है। थीम की बात करते हैं, इसकी थीम फेट, गिल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन है। ठीक है जी, यानी कि आपको अपने किए गए कर्मों का परिणाम डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। इसके प्रोटोगोनिस्ट की बात करें तो माइकल हैंचार्ड नाम का कैरेक्टर है। तो नमस्कार दोस्तों, समीर पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एक नोवेल को समझेंगे जिसको थॉमस हार्डी ने लिखा है। इस कहानी की शुरुआत माइकल हैंचार्ड से होती है जो 21 सालों का है। वह एक भूसा काटने वाला है और अभी उसके पास कोई भी कामकाज नहीं है। वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। उसने एक लंबी यात्रा शुरू की है काम की तलाश में, और उसने अपनी पत्नी सुजैन और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को भी साथ ले लिया है। अब इस यात्रा के दौरान वो गुजरता है वाइडन प्रायर नाम के एक गांव से, जहां पर मेला लगा रहता है। अब यात्रा के दौरान ये लोग थक तो जाते ही हैं, ये सोचते हैं कि आराम करने के लिए क्यों ना इस मेले में थोड़ी देर के लिए रुका जाए। तो वो ढूंढते हैं कोई जगह जहां पर वो आराम कर सकते हैं। तो वो एक तंबू पाते हैं। उस तंबू के अंदर एक ओल्ड वुमेन, जिसे हम इस नोवेल के अंदर फर्मिटी वुमेन के नाम से जानेंगे, वो गेहूं, चीनी, दूध व मसालों से बना हुआ एक हलवा बेच रही थी। अब उस हलवे को खरीदता है माइकल हैंचार्ड और उसमें रम मिलाकर पीता है। वो दारू का बहुत बड़ा शौकीन होता है, इसलिए वो हलवे में भी दारू मिलाकर पी लेता है। अब वो कई बाउल हलवे खा जाता है अपनी दारू मिलाकर, और उसे बहुत तेज नशा हो जाता है। उसे पता चलता है कि इस मेले के अंदर लोग घोड़ों का व्यापार करते हैं, वो घोड़े बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो वो नशे में लोगों के सामने चिल्ला चिल्लाकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताता है कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी, मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोग यहाँ पर सिर्फ घोड़े ही खरीदते हैं? क्या कोई यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो मेरी वाइफ सुजैन को खरीदना चाहेगा? वो अपनी वाइफ की बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो लोग उसको मजाक में लेते हैं। क्योंकि वो शराबी इंसान है, उसकी बात को कौन सीरियस लेगा। लेकिन एक बंदा आता है जिसका नाम है रिचर्ड न्यूसन। ये एक नाविक होता है। वो आकर एलिजाबेथ जेन और सुजैन की बोली लगाने लगता है। फाइनल डील हो जाती है 5 गिनीज में माइकल हैंचार्ड अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन और अपनी वाइफ सुजैन को बेच देता है। अब सुजैन भी अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को लेकर रिचर्ड न्यूसन के साथ चली जाती है। क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है, क्या पता रिचर्ड न्यूसन उसे एक अच्छा जीवन दे सके जिससे उसकी बेटी का भी जन्म सुधर जाए। अब माइकल हैंचार्ड जो है फर्मिटी वुमेन के तंबू में ही दारू पीकर सो जाता है, क्योंकि अब तो दारू पीने के लिए उसके पास पैसे भी आ गए हैं। उसने 5 गिनीज बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था उस समय पर, उसने अपनी बीवी बच्चों को बेच दिया है। अगली सब है, जब माइकल हैंचार्ड को होश आता है तो वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, अपनी वाइफ को बेच दिया, अपनी बच्ची को बेच दिया। तो वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है उन्हें, लेकिन ढूंढ नहीं पाता। उसे अपने करे हुए पर बहुत पछतावा होता है। इसलिए माइकल हैंचार्ड कसम खाता है कि मैं आने वाले 21 सालों तक दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और वो चला जाता है कास्टरब्रिज नाम के एक गांव में। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 18 साल का समय बीत जाता है। अब एलिजाबेथ जेन जो है वो बड़ी हो चुकी है। सुजैन अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को लेकर एक बार फिर से वाइडन प्रायर्स नाम के गांव में आती है, और वो मेले के दौरान ही आती है। मेले के दौरान वो इसलिए आती है ताकि वो फर्मिटी वुमेन से मिल सके और आकर हैंचार्ड का पता पूछ सके। हैंचार्ड का पता वो इसलिए पूछना चाहती है क्योंकि उसका हस्बैंड रिचर्ड न्यूसन अब कहीं खो गया है। उसकी डेथ के बारे में या उसके जीवन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सुजैन को नहीं है। फर्मिटी वुमेन बताती है कि हैंचार्ड तो कास्टरब्रिज नाम की जगह पर रहता है और वहां पर जाकर वो एक अनाज का व्यापारी बन गया है।
वो तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है और यहाँ तक कि वो कास्टरब्रिज का मेयर बन गया है। जब हैंचार्ड को ये पता चलता है कि उसका परिवार लौट आया है तो वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करता है और वो डिसाइड करता है कि मैं एक बार फिर से अपनी पत्नी सुजैन से शादी करूंगा और अपनी बेटी को अपना लूंगा। अब सुजैन और एलिजाबेथ जेन दोनों की दोनों कास्टरब्रिज आ जाती हैं और वो आकर देखती हैं कि उनके जो हैंचार्ड हैं उनको लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। टाउन के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं हैंचार्ड से कि इस बार फसल खराब हो गई है। तभी एक अजनबी वहाँ पर हैंचार्ड के लिए एक नोट डालकर जाता है, एक लेटर डाल के लिए जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस खराब फसल को सही कैसे किया जाता है। लेकिन सुजैन और एलिजाबेथ जेन हैंचार्ड के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसलिए वो एक होटल में ठहरने के लिए चली जाती हैं। लेकिन होटल में ठहरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अब उस होटल का नाम होता है द किंग ऑफ प्रूसिया। किंग ऑफ प्रूसिया में ठहरने के लिए पैसे नहीं होते तो इसीलिए एलिजाबेथ जेन उस होटल के अंदर एक वेट्रेस का काम करती है। अब जब वो एक इंसान को खाना देने के लिए जाती है उसका नाम होता है डोनाल्ड फार्फरे। ये वही डोनाल्ड फार्फरे है या वही अजनबी इंसान है जिसने हैंचार्ड को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में जब ये बताता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि फसल को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो हैंचार्ड उससे मिलने के लिए द किंग ऑफ प्रूसिया होटल में ही आता है, जहां पर सुजैन और एलिजाबेथ जेन इन दोनों की यानी कि डोनाल्ड फार्फरे की और हैंचार्ड की बातें सुनती हैं। तो हैंचार्ड को डोनाल्ड फार्फरे बताता है कि किस तरह से फसल को सुधारा जा सकता है। हैंचार्ड को फार्फरे की बातें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए डोनाल्ड फार्फरे को हैंचार्ड ऑफर देता है कि भाई तुम कहीं मत जाओ, कास्टरब्रिज में ही रुक जाओ और मैं तुम्हें अपने मैनेजर के रूप में अपॉइंट करता हूं और अच्छी खासी सैलरी भी दूंगा। तो ये डोनाल्ड फार्फरे कास्टरब्रिज में ही रुक जाता है और माइकल हैंचार्ड के मैनेजर के रूप में काम करने लगता है। अब सुजैन और हैंचार्ड अभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, उन दोनों के बीच में पत्र से यानी लेटर्स से ही बात हो रही है। लेटर्स के माध्यम से ही वो डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट जगह पर मिलेंगे। मिलने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे से फिर से वो शादी करेंगे। अब माइकल हैंचार्ड अपने मैनेजर डोनाल्ड फार्फरे पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने लगा है और उसको वो बताता है अपने 2 सीक्रेट के बारे में। पहला सीक्रेट तो ये था, जो हैंचार्ड डोनाल्ड फार्फरे को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी बीवी सुजैन को 5 गिनीज में बेच दिया था। और दूसरा सीक्रेट ये है कि एक जर्सी महिला के साथ जिसका नाम लुसेटा है उसके साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। तो ये दोनों बड़े रहस्य डोनाल्ड फार्फरे को माइकल हैंचार्ड बता देता है। अब शादी हो जाती है एक बार फिर से हैंचार्ड की और सुजैन की। हैंचार्ड अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को सब कुछ सच्चाई बता देता है कि किस तरह से वो दोनों अलग हुए थे। एलिजाबेथ जेन भी अपने पिता को माफ़ कर देती है और एक बार फिर से खुशी से ये परिवार साथ साथ रहने लगता है। फार्फरे एक अच्छा इंसान है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं, वो लोगों की मदद भी करता है। अब समय बीतता रहता है। एलिजाबेथ जेन जो कि हैंचार्ड की बेटी है उसे भी फार्फरे पसंद आने लगता है और इन दोनों के बीच में अफेयर चलने लगता है। फार्फरे की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को, लोकप्रियता को देखकर हैंचार्ड उससे जलस हो जाता है। हैंचार्ड एक बार फार्फरे को यहाँ तक कि अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ डांस करता देख लेता है। इस घटना के बाद हैंचार्ड फार्फरे को मैनेजर की पोस्ट से हटा देता है, उसे नौकरी से निकाल देता है ताकि वो बर्बाद हो जाए। लेकिन फार्फरे क्या करता है, वो कास्टरब्रिज को छोड़कर नहीं जाता, वो कास्टरब्रिज के अंदर ही अपना गेहूं का व्यापार चालू करता है। कुछ समय बाद सुजैन की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी के पास एक लेटर मिलता है जिस लेटर के ऊपर यह लिखा होता है कि इस लेटर को सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ जेन की शादी के दिन ही खोला जाए। लेकिन हैंचार्ड के अंदर कहाँ इतना पेशेंस है, वो इस लेटर को बहुत जल्दी खोल लेता है, जिस लेटर के अंदर ये पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन हैंचार्ड की बेटी नहीं है। हैंचार्ड की बेटी जो थी वो तो मर गई थी, एलिजाबेथ जेन तो उस नाविक रिचर्ड न्यूसन की बेटी है। अब ये सच्चाई जानने के बाद हैंचार्ड का बिहेवियर एलिजाबेथ जेन के लिए बदल जाता है। वो उसकी परवरिश पर, एजुकेशन पर भी सवाल उठाता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन वो एलिजाबेथ जेन को उस पत्र के बारे में कुछ नहीं बताता। एलिजाबेथ परेशान रहने लगती है कि उसके पिता का बिहेवियर इतना बुरा कैसे हो गया, कैसे वो इतना बदल गया एकदम।
तो इसके बाद क्या होता है, जो एलिजाबेथ जेन है वो रोती हुई जाती है अपनी माँ की कब्र के पास, यानी कि सुजैन की कब्र के पास जाकर रोने लग जाती है। अब कब्र के पास लूसेटा उससे मिलने के लिए आती है। अब ये लूसेटा वही है जिसके साथ हेंचार्ड का अफेयर था, यानी कि हेंचार्ड की पुरानी प्रेमिका का नाम है लूसेटा। अब हेंचार्ड जो है अपनी बेटी को अलग कर चुका है, तो एलिजाबेथ जेन डिसाइड करती है कि वो लूसेटा के साथ चली जाएगी। लूसेटा भी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि लूसेटा ये बात जानती है कि एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए हेंचार्ड जरूर आएगा और इसी बहाने मेरी भी मुलाकात हेंचार्ड से हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए हेंचार्ड तो नहीं आता, वहाँ पर फारफ्रे का आना जाना चालू हो जाता है। फारफ्रे जब लूसेटा के घर पर आता है एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए, तो उसको लूसेटा भी पसंद आने लगती है। लूसेटा के बीच और फारफ्रे के बीच दूरियां कम होने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेंचार्ड ये सोच रहा है कि मैं अपनी प्रेमिका लूसेटा से शादी कर लेता हूँ, लेकिन लूसेटा अब हेंचार्ड से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे तो फारफ्रे से प्यार हो गया है। इसीलिए हेंचार्ड फारफ्रे को पसंद नहीं करता, उसको अपना प्रतिद्वंदी मानता है। इसलिए हेंचार्ड फारफ्रे के मैनेजर जॉब को अधिक पैसे देकर हायर कर लेता है और उससे पूछता है कि किस तरह से फारफ्रे बेनिफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है अपने बिजनेस में, वो मुझे बताओ। तो जॉब हेंचार्ड को बताता है कि आपको इस बार हाई रेट पे फसल जल्दी ही खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम खराब रहेगा। अगर आप फसल बाद में खरीदेंगे तो आपको फसल नहीं मिलेगी। तो हेंचार्ड ऐसा ही करता है, जॉब के कहने से फसल को पहले ही खरीद लेता है, लेकिन इस बार मौसम बिल्कुल सही रहता है। फारफ्रे कम रेटों पर फसल खरीदता है और जो हेंचार्ड है उसने हाई रेट पर फसल खरीदी है, इसलिए हेंचार्ड को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है और जॉब को वो इसका जिम्मेदार ठहराता है। अब हेंचार्ड जो है प्यार में तो फेल हुआ ही, साथ में व्यापार में भी फेल हो गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जाता है लूसेटा के पास कि अगर लूसेटा तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे सारे लव लेटर्स को पब्लिक कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत को पब्लिक के सामने नीलाम कर दूंगा। लेकिन हेंचार्ड की किस्मत खराब होती है। अगले ही दिन फर्मिटी वुमेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फर्मिटी वुमेन कोर्ट में जाकर सबको ये बता देती है किस तरह से हेंचार्ड ने अपनी पत्नी और बच्ची को 5 गिनीज में बेच दिया था। अब हेंचार्ड की ये खबर पूरे टाउन में बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। हेंचार्ड की इज्जत खराब हो जाती है। एलिजाबेथ जेन और लूसेटा सड़क के किनारे पर वॉक कर रही होती हैं, तभी उन्हें एक सांड मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेंचार्ड हीरो बनकर वहां पर आता है और उन्हें बचा लेता है। लूसेटा हेंचार्ड को अपने घर आने का इनविटेशन देती है। हेंचार्ड खुश हो जाता है कि लूसेटा उसे बुला रही है, लेकिन लूसेटा अपने घर बुलाकर हेंचार्ड को ये बताती है कि मैंने पिछले सप्ताह ही फारफ्रे से शादी कर ली है, तो प्लीज़ मेरे लेटर्स को किसी के सामने पब्लिक मत करना, ओपन मत करना, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा हस्बैंड फारफ्रे मुझे छोड़ देगा। जब एलिजाबेथ जेन को ये बात पता चलती है कि फारफ्रे ने लूसेटा से शादी कर ली है, तो वो भी यानी कि एलिजाबेथ जेन भी लूसेटा का घर छोड़कर चली जाती है। अब हेंचार्ड पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन एक जो उसने कसम खाई थी 21 साल पहले कि वो अगले 21 सालों तक दारू को हाथ नहीं लगाएगा, वो कसम पूरी हो जाती है, यानी कि 21 सालों का समय पूरा हो जाता है। अब वो बहुत सारी दारू खरीद कर लाता है और उसे पीना चालू कर लेता है। जो फारफ्रे होता है वो माइकल हेंचार्ड का घर, उसका बिजनेस, सारी चीज़ खरीद लेता है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आ जाता है फारफ्रे के पास, और लोग फारफ्रे को पसंद भी करते हैं, इसलिए मेयर जो बन जाता है अब फारफ्रे बन जाता है और हेंचार्ड पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। वो दारू के नशे में हेंचार्ड जो है लूसेटा के दिए गए पत्रों को रोते रोते पढ़ता है, जोर जोर से पढ़ता है, और बाद में अपने मैनेजर जॉब को बुलाता है और उससे कहता है जाओ इन सारे लेटर्स को लूसेटा को दे दो, ताकि वो इन लेटर्स को ख़त्म कर दे, फाड़ कर फेंक दे, नष्ट कर दे, और या फिर इन लेटर्स को प्राइवेट रख ले। जॉब क्या करता है, वो लूसेटा के साथ और हेंचार्ड के साथ धोखा करता है। वो जाकर ये सारे के सारे लेटर गांव वालों के बीच में बांट देता है। सभी के सामने लूसेटा की और हेंचार्ड की रिलेशनशिप ओपन हो जाती है। तो गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों का तो जुलूस निकालना चाहिए। जब लूसेटा को जुलूस वाली बात पता चलती है तो वो इस अपमान को सह नहीं पाती और मर जाती है।
हेंचार्ड के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के। अब वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, उसके ऊपर धीरे धीरे करके डिपेंड भी हो जाता है। लेकिन उसकी किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती। रिचर्ड न्यूसन, जिसे लोग अभी तक मरा हुआ समझ रहे थे, असल में वो मरा नहीं था, वो मरने का बहाना कर रहा था। रिचर्ड न्यूसन को जब ये पता चलता है कि सुजैन की डेथ हो गई है, तो वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को ढूंढते हुए आता है ताकि वो उस पर क्लेम कर सके, उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन जब रिचर्ड न्यूसन हेंचार्ड से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो हेंचार्ड उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी तो सुजैन की डेथ के बाद ही मर गई थी, अब वो जीवित नहीं है। हेंचार्ड इसलिए नहीं बताता न्यूसन को कुछ भी क्योंकि अब वो एलिजाबेथ जेन को खोना नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके पास एलिजाबेथ जेन ही है जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को काट सकता है। लेकिन उसको पता है एक ना एक दिन जब एलिजाबेथ जेन को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। इसलिए हेंचार्ड कास्टर ब्रिज के बाहर एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और आत्महत्या करने का इरादा बनाता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता और वापस कास्टर ब्रिज लौट आता है। अब कास्टर ब्रिज में आने के बाद उसे पता चलता है कि रिचर्ड न्यूसन एक बार फिर से अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और उसने एलिजाबेथ जेन को ढूंढ भी लिया है। रिचर्ड न्यूसन एलिजाबेथ जेन को सारी सच्चाई बताता है कि वही उसका असली पिता है। जब एलिजाबेथ जेन को पता चलता है कि रिचर्ड न्यूसन उसका असली पिता है और हेंचार्ड ने उसको कह दिया था कि एलिजाबेथ जेन की अब डेथ हो चुकी है, तो एलिजाबेथ जेन हेंचार्ड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब रिचर्ड न्यूसन अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के लिए एक डिसीजन लेता है कि वो उसकी शादी फारफ्रे से करवा देगा। तो एलिजाबेथ जेन की शादी फारफ्रे के साथ कराई जा रही है। तभी ये बात हेंचार्ड को पता चलती है। हेंचार्ड पक्षी लेता है एक पिंजरे में और उसे तोहफे के रूप में देने के लिए जाता है। किसको? एलिजाबेथ जेन को। लेकिन वो शादी में जाता तो है, लेकिन एलिजाबेथ जेन का सामना करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो अपने तोहफे को वहीं रख देता है और टूटे हुए दिल से वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ जेन को हेंचार्ड का दिया हुआ तोहफा मिलता है जो कि एक पिंजरे में पक्षी है। उस पक्षी की डेथ हो चुकी है भूख से, क्योंकि लोगों ने उसको खाना नहीं दिया, उसकी कोई देखभाल भी नहीं कर पाया। इसके बाद एलिजाबेथ जेन के दिमाग में हेंचार्ड आता है। हेंचार्ड की खोज की जाती है कि हेंचार्ड कहाँ पर है, लेकिन खोज के दौरान पता चलता है कि हेंचार्ड की तो मृत्यु हो चुकी है भूख के कारण। अब हेंचार्ड की जो आखिरी इच्छा थी वो ये थी कि उसकी मौत के बाद उसे कोई भी याद ना करे। इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। आई होप ये नोवेल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।